हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स से क्लास 11 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। आज हम लोग हमारी एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं, जिसके बाद हमारे पास कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने को नहीं बचता है। इनफैक्ट थ्योरेटिकल पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब बस एक्सरसाइज 3.4 और उसके बाद मिसलेनियस वाला पार्ट बचा हुआ है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। अगर इसके पहले की आपने वीडियोस थ्योरी वाली सारी नहीं देखी हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो बहुत ज़रूरी होगा कि पहले आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ आए। ठीक है, क्योंकि जब आपने वो वीडियोस देखी होंगी तभी आपको यहाँ पे कुछ समझ आएगा, अगर नहीं देखी होंगी तो नहीं समझ आएगा। तो बिना किसी देरी के हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर पहले दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं। इस टाइप के जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने सिर्फ एक बहुत अच्छी सी वीडियो, जो कि पिछला लेक्चर था, उसमें कवर अप किया था। तो आज हम लोग उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.4 से हैं। पहला क्वेश्चन है 10x = √3। इसका हमें जनरल और प्रिंसिपल दोनों सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो देखो, एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन इस x की वो वैल्यूज़, इस x एंगल की वो वैल्यूज़ जो 0 से 2π में आती हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो 10x 0 से 2π में 10x के लिए x की वो वैल्यूज़ जिन पे 10x √3 हो जाता है, हमें वो निकालनी है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। और जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें x की वो सारी वैल्यूज़ निकालनी हैं जिस पे 10x √3 हो जाता है। तो देखो, हमें एटलीस्ट 0 to 90 तो सारे एंगल्स याद होने ही चाहिए। तो 0 to 90 अगर आप देखोगे तो 10x √3 होता है π/3 पे। ठीक है, एक तो π/3 पे होता है। और दूसरा निकालने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताई थी कि आप ऐसे पाई लिख लो और π/3 लिख लो, और ऐसे ही 2π लिख लो और π/3 लिख लो। क्योंकि एक बार π/3 पे √3 आता है तो दूसरी बार कहाँ पे आता है, ये हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखो, √3 यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव रखने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले तो ये बताऊँ कि मैंने π और 2π क्यों लिखा है। ये मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इस पाई और 2π को लिखने की वजह ये है, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया था, कि पाई में प्लस या माइनस कुछ भी होगा, जब भी 10 के साथ पाई 2π, 10 के साथ या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साइन कॉस पाई 2π 3π 4π ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा वो 10π/3 ही बनेगा, वो 10π/3 ही बनेगा। लेकिन जो यहाँ पर प्लस या माइनस आएगा उसकी वजह से हम एक क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। जैसे कि पाई में अगर मैं प्लस π/3 करूँ तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाऊँगा। पाई में मैं अगर माइनस π/3 करूँ तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाऊँगा। ऐसे ही 2π में अगर मैं प्लस π/3 करूँ तो 2π तक तो फोर्थ क्वाड्रेंट खत्म हो जाती है, मैं दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, और माइनस करूँगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। तो हमें जो भी यहाँ से साइन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम प्लस या माइनस पुट करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि 10 उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव। तो यहाँ पर √3 पॉजिटिव है। 10 कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है मुझे पता है कि 10 फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो देखो, पाई में से मैं कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। पाई वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इससे या तो मैं इस क्वाड्रेंट में आ सकता हूँ जो कि सेकंड है, या तो मैं इस क्वाड्रेंट में आ सकता हूँ जो कि थर्ड है। तो देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने पे मेरी बात बन रही है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10π + π/3। इससे मैं थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ गया और ये मेरा 10π/3 के बराबर भी रहा, मतलब कि प्लस का √3 ही रहा। ठीक है, ऐसे ही इस 2π π/3 से, मतलब कि ये वाली लाइन जो है, मैं या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकता हूँ या फोर्थ में। तो फर्स्ट में अगर मैं चला जाऊँगा, अगर 2π + π/3 कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सिर्फ π/3 के बराबर ही होगा। जैसे यहाँ पे ये 10π + π/3 क्या आ रहा है? 10 4π/3 आ रहा है ना, 10 4π/3 आ रहा है, और ये 10π/3 आ रहा है। वो तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, मुझे पता है π/3 पे √3 होता है। तो दूसरी वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली? मैंने इस मेथड से निकाली, जो हमने पुरानी वीडियोज़ में और बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखा है। अभी तो मैंने एक छोटा सा क्विक में बता दिया है कि कैसे करना है। पिछली वीडियोज़ में हमने डिटेल में देखा है कि कैसे करना है। तो एक वैल्यू मुझे पता थी π/3 पे आती है, दूसरी मैंने इस मेथड से निकाल ली कि 4π/3 पे आएगी। अगर आपको डायरेक्टली याद है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको डायरेक्टली ही याद होना चाहिए। आपके पास एग्जाम में शायद इतना टाइम ना हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं याद है तो आप क्या करोगे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि π/3 और 4π/3 ये x की वो वैल्यूज़ हैं जिन पे जो 0 से 2π के बीच में भी आती हैं
और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती हैं। तो π/3 और 4π/3 ये दोनों हो गए मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि ये आते हैं 0 से 2π के बीच में, ठीक है। तो ये तो मेरे हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये दोनों। अब जनरल सॉल्यूशन अगर आपको याद हो तो 10x इज़ इक्वल टू 10y, इसके लिए या फिर सबके लिए ही जो जनरल सॉल्यूशन बनता है वो मैं यहाँ कॉर्नर में लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो हमने पुरानी वीडियो में 3 थ्योरम्स डिराइव करे थे कि जब भी sin x इज इक्वल टू sin y इस तरह का केस बनेगा तो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे इस फॉर्मूला से, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई। cos x इज इक्वल टू cos y टाइप का बनेगा तो x आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। ऐसे ही 10x इज इक्वल टू 10y टाइप का केस बनेगा तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। और सब में आपको, सब में यहाँ पर मैंने ओवरऑल में लिख दिया है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, आपको सब में लिखना है ये सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि चाहे क्वेश्चन में हमें सेक कॉट टेक कुछ सेक कॉस कुछ भी गिवन हो, हमें आंसर हमेशा निकालना है साइन कॉस और टेन के टर्म्स में, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो गया यहाँ पर 10x इज इक्वल टू √3 के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है। अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन को ही यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ 10x इज इक्वल टू 10π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 जो क्या है वो 10π/3 के बराबर है। अब ये वाली इक्वेशन बन गई है इस फॉर्म की 10x इज इक्वल टू 10y, जहाँ पर y की वैल्यू π/3 है। तो यहाँ से मेरा जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा x इज इक्वल टू nπ प्लस y लिखा है, y यहाँ पर क्या है π/3 प्लस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लिखना मत भूलना, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने यहाँ पर n की एक टर्म लिखी है जनरल सोल्यूशन में। ऐसे ही sec x इज इक्वल टू 2 देखें तो देखो दोनों साइड का सबसे पहले मेरे को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ इन तीनों के फार्मूला पता है साइन कॉस और टेन के। तो इसका जब मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा तो क्या हो जाएगा 1/sec x इज इक्वल टू 1/2 और ये क्या है 1/sec x होता है cos x, तो ये बन गया cos x इज इक्वल टू 1/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसे ही पता हो जाएगा। cos x 1/2 कहाँ होता है? cos x 1/2 होता है जहाँ पर sin √3/2 मतलब sin 60 जहाँ 60 डिग्री पे होता है 1/2, तो π/3 पे cos जो होता है फॉर x इज इक्वल टू π/3 cos x इज इक्वल टू 1/2। 60 डिग्री पे होता है cos हमारा 1/2। इसके अलावा कहाँ पर 1/2 होता है हमें ये निकालना है। तो इसके अलावा 120 पे देखो क्या होता है 1/2 होता है पर नेगेटिव होता है। ऐसे ही 120 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कि 2π में से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे आने के लिए। क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? π/3। तो यहाँ से cos 2π माइनस π/3 भी जो है वो 1/2 के बराबर होता है। मैंने क्विकली कैसे लिखा है उस ट्रिक से जो अभी हमने देखी थी, रिवाइज करी थी और पुरानी वीडियोस में हम देखते हुए आ रहे हैं। तो दूसरी वैल्यू क्या मिल गई मुझे 3 2 6 और -1 गए 5π/3। तो एक तो मुझे पता चल गया कि π/3 पे cos 1/2 होता है, एक मुझे पता चल गया कि 5π/3 पे होता है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसके मेरे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3 और 5π/3, ये दोनों आ गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखो cos x इज इक्वल टू 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos या तो π/3 लिख दो या 5π/3, दोनों लिख सकते हो आप, कोई सा भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ पे भी हमने π/3 लिखा था ना, इसकी जगह अगर आप जो दूसरा इसका सॉल्यूशन है 4π/3 वो भी लिखोगे तो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू cos π/3 लिख सकते हैं क्योंकि cos 60 1/2 होता है। अब ये cos x इज इक्वल टू cos y फॉर्म की इक्वेशन बन गई। तो इसका जनरल सोल्यूशन हम लोग सीधा यहाँ से जो हमने डिराइव किया था लिख सकते हैं 2nπ प्लस माइनस y, y क्या है यहाँ पर π/3, π/3 भी लिख सकते हो और 5π/3 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया इसका जनरल सोल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अगले दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है हमारे पास। अब लेकिन हमारे पास कॉट और कोसेक है। अरे ये क्यों मिटा दिया, चलो कोई नहीं, अब मिट गया है तो मिट गया।
तो अब हमारे पास कॉट और कोसेक हैं, तो कॉट और कोसेक के फॉर्म की तो इक्वेशन मुझे लिखनी आती नहीं है, मुझे साइन कोस और टेन के टर्म्स में लिखनी आती है। कॉट को मैं टेन में बड़े आराम से बदल सकता हूँ, रेसिप्रोकल ले लूँगा तो मेरे पास बन जाएगा tan x इज इक्वल टू -1/√3। अब आपको नहीं पता कि tan x -1/√3 कहाँ होता है, पर आपको ये पता है कि tan x 1/√3 कहाँ होता है। tan x 1/√3 कहाँ होता है? 30 डिग्री पे, मतलब कि π/6 पे होता है। 30 से अब आप वही ट्रिक जो मैंने बताई थी आप निकाल सकते हो। कैसे? आप लिख लो tan पाई और यहाँ पर लिख लो π/6 या फिर 2π लिख लो। अभी पाई लेके चलते हैं ताकि आपको याद रहे। अब क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे नेगेटिव चाहिए। अब ये बताओ कि 10 नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और साइन के जोड़ीदार मतलब कोसेक। थर्ड में फिर से 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में फिर से 10 नेगेटिव होता है। तो सेकंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। मुझे 10 को नेगेटिव लाना है तो मैं क्या करूं? अगर मैं पाई में से π/6 माइनस कर दूंगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा और 10 नेगेटिव हो जाएगा। तो 10 पाई माइनस π/6 जो होगा वो -1/√3 के बराबर होगा। ठीक है, नेगेटिव लाना था इसलिए मैं इस क्वाड्रेंट में चला। अगर ये मुझे +1/√3 लाना होता तो मैं सेकंड में प्लस कर देता ताकि 180 प्लस कर देता ताकि थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुंच जाऊं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 10 पाई माइनस π/6 ये वैल्यू देता है। तो अब यहाँ से देख लो कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके आ रहा है 5π/6, मतलब कि 5π/6 जो है वो मेरा -1/√3 के बराबर आ रहा है। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो मेरा ये हो गया। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा मेरा? यही वाला चीज़ मैं 2π के साथ करूँगा। 2π के साथ मैं π/6 का क्या करूँ कि नेगेटिव आ जाए। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 2π ये 0 वाली लाइन होती है, तो इससे अगर मैं पीछे को चलूँगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, तो माइनस कर दूँगा तो मेरा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गया। तो ये कितना आ रहा है? 6 2 12 11π/6 आ रहा है। ठीक है, तो एक तो मुझे मिला 5π/6 और एक मिला 11π/6। ये दोनों हो गए मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए x इज इक्वल टू 5π/6 और 11π/6। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलने के बाद क्या करेंगे? वही tan x इज इक्वल टू -1/√3 को आप लिख सकते हो tan x इज इक्वल टू 10, कोई सा भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ले लो 5π/6। tan x इज इक्वल टू 10y की जो इक्वेशन वहाँ पे लिखी थी उसमें हमने देखा था कि जनरल सॉल्यूशन बनता है x इज इक्वल टू nπ प्लस y, और y क्या है यहाँ पर? 5π/6। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दोगे वेयर n बिलोंग्स टू z। बहुत सिंपल है। ऐसे ही कोसेक के में भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है sin x इज इक्वल टू आया -1/2। मुझे नहीं पता sin x -1/2 कहाँ पे होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि sin x 1/2 कहाँ पे होता है? π/6 पे होता है। तो मैं लिख दूंगा sin पाई और π/6। ठीक है, अब sin पाई और π/6 लिखने के बाद और 2π के लिए भी निकालना ही है तो एक साथ 2π भी लिख देता हूँ। दोनों के लिए निकालेंगे, दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमें साइन नेगेटिव लाना है। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब इस पाई वाली लाइन से मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा, अगर पाई वाली ये वाली लाइन से थोड़ा आगे चलूँगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। ऐसे ही 2π वाली लाइन से थोड़ा पीछे चलूँगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, दोनों में नेगेटिव बन जाएगा। तो इसमें मैं क्या चला? थोड़ा आगे चला, मतलब मैंने प्लस किया। इसमें मैं पीछे चला, क्लॉकवाइज चला, तो इसमें मैंने माइनस किया। तो इन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -1/2 के बराबर, जो कि मुझे चाहिए। तो ये देखो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 7π/6 और ये बन रहा है 11π/6। तो 7π/6 और 11π/6 ये दोनों हो गए मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि ये वो दोनों वैल्यूज़ हैं जो आ रही हैं 0 से 2π के बीच में और सेटिस्फाई भी कर रही हैं। अब sin x इज इक्वल टू -1/2 को मैं लिख सकता हूँ sin x इज इक्वल टू sin 7π/6, या फिर आप 11π/6 भी लिख सकते हो क्योंकि वो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। sin x इज इक्वल टू sin y की फॉर्म की इक्वेशन बन गई, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू nπ प्लस -1n इंटू y, मतलब कि 7π/6। इसकी जगह आप 11π/6 भी लिख सकते हो, और ये लिखना कभी भी मत भूलना वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये वाले क्वेश्चंस करते हैं।
कुछ इसके हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एग्जांपल्स देखे थे और आज हम लोगों ने इसके 4 क्वेश्चंस अभी तक कर लिए हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब क्या होगा कि हम लोग जो प्रिंसिपल अभी तक दो या फिर सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे थे ना, वो नहीं करने पड़ेंगे। अगर एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी मिल गया तो वो काफ़ी है जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो पहली इक्वेशन है cos 4x = cos 2x। ये हमें सीधा सीधा cos x = cos y के फॉर्म में मिल तो रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि cos x एक्चुअली नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। अगर एक तरफ x होता और दूसरी तरफ कुछ कांस्टेंट बन रहा होता तो हम कह सकते थे कि cos x = cos y की फॉर्म की मिल रही है। अभी हमें नहीं मिल रही है, तो अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? cos 2x को इस साइड ले आएंगे सबसे पहले तो मेरे पास बन जाएगा cos 4x - cos 2x = 0। अब आपको लगाना है cos a - cos b का फॉर्मूला। वो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं कोई बात नहीं, याद दिला देता हूँ। cos a - cos b होता है -2 sin a + b प्लस sin a - b। ठीक है, तो cos a - cos b का फॉर्मूला हो गया -2 sin a + b/2। शायद अभी मैंने गलत बोल दिया, a + b/2 बोलना भूल गया था मैं। तो a + b/2 मतलब 4x + 2x 6x और बाई 2 कर दिया तो 3x -2 sin a + b/2 इंटू sin a - b/2। तो 4x - 2x हुआ 2x और एक और 2 के साथ डिवाइड होके x रह गया। तो इस पूरे को सॉल्व करके ये लिख सकते हैं, ये आया 0 के बराबर। अब मैं दोनों साइड्स को -2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा sin 3x इंटू sin x = 0। ये इक्वेशन बन गई। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आपस में लिखे हों तो हमें समझ लो कि हम जो चाहते थे वो हो गया, हमें यहीं तक आना था। अब ये इक्वेशन 0 कब हो सकती है? जब या तो sin 3x 0 हो जाए या sin x 0 हो जाए। मतलब कि इस स्टेप के बाद आप लिखोगे कि इधर sin 3x = 0 और sin x = 0। तो sin 3x 0 कब होता है? हमने पिछली वीडियो में डिराइव किया था कि sin x 0 होता है x की वैल्यू n पाई पे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x यहाँ पर क्या है? 3x है, तो या तो 3x = n पाई है और या फिर यहाँ से क्या मिलता है? x = n पाई है। मतलब कि या तो x n पाई 3 है और x जो है वो n पाई है, वेयर n बिलोंग्स टू z। बस यही आपका सोल्यूशन है। ठीक है, कि या तो x n पाई 3 है मतलब कि इसको 0 बना दें, या तो x n पाई है मतलब कि इसको 0 बना दें। दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है अगर हमारी, ये या फिर ये, तो हमारी ओवरऑल सिचुएशन मतलब ओवरऑल आंसर 0 बन जाएगा और यही वो वैल्यूज़ हैं जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम लोगों को पेयर बनाने होंगे। देखो पेयर हम लोग कैसे बनाएंगे, मैंने हमेशा बताया 2 ऐसे पेयर बनाइए आप जैसे कि 3 और 1 मिलके 4 बना रहे हैं, जो कि इसका 2x का डबल होता है इस एंगल का। और जब भी cos a + cos b का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, या cos a - cos b, या sin a sin b sin a sin b, इस तरह के फॉर्मूले लगाते हैं तो x + y/2 की टर्म बनती है। तो जब 3 + 1 4/2 बनेगा तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो रहे होंगे या आपस में किसी तरीके का रिलेशन बना रहे होंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों पे cos a + cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। cos a + cos b होता है 2 cos a + b/2 इंटू cos a - b/2। ठीक है, अब मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत 2 3 4 5 वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, जिसमें मैं बार बार आपको आइडेंटिटी लिख के भी दिखाता था ताकि आपको आइडेंटिटी याद हो जाए। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो cos 2x और cos 2x कॉमन आ रहा है, तो cos 2x कॉमन लिया मैंने, तो मेरे पास बचा 2 cos x - 1 = 0। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, यही हमें चाहिए था। मुझे इससे पता चलता है कि इधर cos 2x is 0 और 2 cos x - 1 is 0। इन दोनों में से कोई भी एक 0 होना चाहिए। तो cos 2x 0 कब होता है? इसके लिए भी देखो हमने डिराइव किया था पिछली वीडियो में कि cos x 0 होता है x = 2n + 1 π/2 इन वैल्यूज़ के लिए, जहाँ पर n क्या है? इंटीजर से बिलोंग करता है।
तो cos 2x इज इक्वल टू 0, मतलब कि 2x जो है वो बिलोंग करता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 से, और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि cos x इज इक्वल टू 1/2, 1 उस तरफ जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा। अब cos x इज इक्वल टू 1/2 को सॉल्व हमें करना पड़ेगा। cos 1/2 कहाँ पर होता है, cos 1/2 होता है पाई बाई 3 पे, तो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। यहाँ से हमें क्या मिलता है, cos a इज इक्वल टू cos b वाला वो इक्वेशन जो वहाँ पर लिखी थी, इसमें जनरल सॉल्यूशन बनता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई क्या है पाई बाई 3। तो या तो ये चीज़ हो जाए या तो ये चीज़ हो जाए, और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ये 2 नीचे भेज दिया मैंने, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि अभी भी हमने वैसे ही दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके आए और फिर कहा कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, और दोनों को 0 के इक्वल रख के देखा कि x की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत आराम से पिछले मात्र एक वीडियो में सीखी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको फिर समझ आएगा अच्छे से। बहुत आराम से सीखा था हमने सब कुछ वहाँ पे। देखो अगली इक्वेशन आ गई हमारे पास, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर sin भी है और cos भी है, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि या तो हम sin से छुटकारा पा लें या cos से छुटकारा पा लें। तो sin 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x cos x प्लस ये वाला cos x एज इट इज़ रहा इज इक्वल टू 0। दोनों में से अगर मैं cos x पॉजिटिव ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस 2 sin x इज इक्वल टू 0। लो, हमें sin x से छुटकारा भी नहीं पाना पड़ा, हमें सॉल्यूशन यहीं से मिल गया। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन में हमने निकाल लिए। तो यहाँ से क्या हुआ कि इधर cos x इज 0 और 1 प्लस 2 sin x इज इक्वल टू 0। तो cos x 0 कब होता है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, और यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ से मुझे मिल रहा है sin x इज इक्वल टू माइनस 1/2, 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और 2 से डिवाइड। ये अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। साइन माइनस 1/2 कहाँ होता है, पाई प्लस पाई बाई 6 पे, पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब 7 पाई बाई 6 पे। तो ये आएगा साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। साइन a इज इक्वल टू साइन b जब भी बनता है तो जनरल सोल्यूशन आता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई, जो कि यहाँ पर है 7 पाई बाई 6। तो या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है, ठीक है। इन दोनों के लिए और लगा हुआ है, और दोनों के साथ आपको कभी भी ये लिखना नहीं भूलना है। अगर मैं बोर्ड पे आपको बार बार लिख के बता रहा हूँ तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप एग्ज़ाम में लिखना ना भूलें, और जब भी सॉल्यूशन करें चाहे रफ में चाहे फेयर में, ये बार बार लिखो आप भी। देखो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है और वही अप्रोच हमारी रहेगी। देखो पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा काम आपको अप्रोच बताना है, आंसर के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तो आपको नेट पे कहीं पे भी मिल जाएंगे। इसलिए जब तक मैं अप्रोच नहीं बताऊंगा तब तक ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, पर इसके जैसे दिखने वाले और क्वेश्चन शायद ना कर पाओ। तो अप्रोच क्या रहेगी ऐसे क्वेश्चन में, जो अभी तक हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि हमें कुछ भी करके सारी चीज़ें साइन कॉस या टेन के टर्म्स में लानी है। तो 10 को मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस सेक को बदलना होगा, और मुझे एक ऐसी आइडेंटिटी पता है जो 10 और सेक को आपस में रिलेट करती है। वो आइडेंटिटी है जो मैंने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, अगर मैं x की जगह 2x रख दूँ इस इक्वेशन में, तो सेक स्क्वायर 2x जो यहाँ पे लिखा है ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x के, बस x की जगह 2x रख दिया। तो यही वैल्यू मैं सेक स्क्वायर 2x की यहाँ पुट कर रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। बड़ी अच्छी बात है, 1 से 1 आपस में बच गए दोनों, बचा क्या, टेन स्क्वायर 2x, ये इस तरफ आएगा 10 2x प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अच्छा होगा कि आप 10 से 10 यहाँ पर स्क्वायर को ना काटें, क्योंकि इतने इजीली नहीं कट सकते हैं। वो क्यों नहीं कट सकते हैं वो अभी हम देखते हैं।
अब यहाँ पर आप 10 2x कॉमन ले लो, तो मेरे पास बचा 1 + 10 2x, और ये किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा है 0 के बराबर। तो अब फिर से वही कंडीशन, दो मुझे मल्टीप्लाई में मिल गए, तो मैं लिख दूंगा आइदर 10 2x = 0 और 1 + 10 2x = 0। 10x 0 कब होता है? हमने देखा था जब x n पाई के बराबर होता है, पर यहाँ पर x की जगह 2x लिखा है, तो 2x = n पाई या फिर x = n पाई बाई 2। इस वैल्यू पे ये चीज़ 0 हो जाएगी। 1 + 10 2x = 0 का मतलब है कि 10 2x बराबर है -1 के। 10 -1 कब होता है? 10 -1 कब होता है? अब हमें ये निकालना पड़ेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो होता है नेगेटिव, मतलब कि 135 डिग्री पे आ जाएगा हमारा, और 135 कितना हो जाएगा? π/4, 3π/4। 3π/4 पे 10 मेरा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 10 2x = 10 3π/4। ये मैंने कैसे निकाला? मैंने दिमाग में कैलकुलेट कर ली वो चीज़ जो अभी तक मैं आपको करके दिखा रहा था, पाई + π/4 उस तरह से करके। तो पाई + π/4 की जगह मैंने सीधा 3π/4 लिख दिया दिमाग में कैलकुलेट करके। अब 10a = 10 भी जब बनता था तो मेरे पास x = क्या आता था? सबसे पहले तो x की जगह 2x लिखना पड़ेगा आपको। x = आता था n पाई + y, और y क्या है? 3π/4। 2 से दोनों साइड्स डिवाइड करोगे, x = n π/2 + 3π/8। तो या तो ये ट्रू है और या तो ये ट्रू है। और आपको क्या लिखना नहीं भूलना है? आपको लिखना नहीं भूलना है वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये लीजिए, लास्ट क्वेश्चन अभी हमारे सामने आ गया। लास्ट क्वेश्चन में सिंपल सी अप्रोच लग रही है जो अभी हमने देखी थी कि हम इसका और इसका जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि 5x और x मिलके 6x बनाएंगे। जब 2 से डिवाइड होगा तो 3x आ जाएगा, और हो सकता है 3x कैंसिल हो रहा हो किसी तरीके से, या फिर कोई और रिलेशन बना रहा हो। तो इस पूरे में मैं अगर sin a + sin b लगाऊं, मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख दूँ sin x + sin 5x और प्लस इस sin 3x को थोड़ा सा अलग लिख दिया, ठीक है। अब इसमें sin a + sin b लगाया, तो sin a + sin b होता है 2 sin a + b/2 cos a - b/2, ठीक है, प्लस ये sin 3x इट इज़ लिखा = 0। अब cos -x cos x होता है, तो इस माइनस को मैं ऐसे ही खा गया। sin 3x और sin 3x कॉमन मिल गया मुझे। sin 3x कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 2 cos 2x + 1 = 0। यहाँ से मुझे मिल गया आइदर sin 3x = 0 और cos 2x = -1/2। sin 3x 0 कब होगा? जब 3x बराबर होगा n पाई के, या फिर हम कह सकते हैं कि x बराबर होगा n पाई/3 के। ये चीज़ cos -1/2 कहाँ पे होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos जो होता है वो नेगेटिव होता है 60, तो cos 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे होता है नेगेटिव, और 120 कितना होता है? 2π/3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos 2π/3। मैंने कैसे कैलकुलेट किया? मैंने अपने दिमाग में उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया। पाई + π/3 अगर मैं करूँगा, देखो पाई + π/3 से मैं थर्ड क्वाड्रेंट में गया, ठीक है। पाई - π/3 भी कर सकता हूँ मैंने पाई - π/3 किया है। प्लस से भी वही आंसर सही आंसर आएगा, और माइनस से भी। फ़र्क ये है कि माइनस करने से 2π/3 एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल रहा है, और प्लस करने से 4π/3 मिल रहा है। तो आप दोनों ही ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही केस में cos -1/2 ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ भी ले लो। ये सब मैंने दिमाग में कैलकुलेट किया, तो यहाँ से 2π/3 मैंने लिख दिया। cos a = cos b में x बराबर आता है, यहाँ x की जगह 2x है तो 2x लिख दिया। x आता है 2n पाई ± y, y क्या है? 2π/3, या फिर आप 4π/3 लिखा है तो 4π/3 भी लिख सकते हो। 2 और 2 कैंसिल हो गए, x आ गया n पाई ± π/3। तो या तो ये ट्रू है और ये ट्रू है, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है।
बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस अभी तक के सिंपल थे, बहुत ज़्यादा सिंपल। अब थोड़े बहुत मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे हमारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पे, जो कि हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और हो सकता है कि एक या दो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हमें मिल जाए मिसलेनियस एक्सरसाइज में। वैसे वहाँ पे भी सब कुछ मुश्किल होगा अगर अभी तक आपने सारी वीडियोस बहुत ध्यान से मन लगा के देखी हैं और साथ साथ सॉल्व करी हैं और ख़ुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करी है बिना यहाँ से देखे। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप अपने डाउट कमेंट्स में लिख सकते हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपको कमेंट्स में नहीं बताना है, थोड़ा सा प्राइवेट रखना है, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलता है। आप मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जहाँ पर मैं मैसेज देखते ही आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू।